नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे वैश्विक राजनीति के सिचुएशन ट्रायंगल की। यह ट्रायंगल भारत, रशिया और चीन के बीच बना है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत, रशिया और चीन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिका व्यापार के जिस हथियार के दम पर चीन, रशिया और भारत पर दबाव बना रहा है, अब तीनों देशों ने मिलकर उसी हथियार की काट निकाल ली है। तीनों देश अब व्यापार और आपसी सहयोग की नई इबारत लिख रहे हैं, जिससे अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश घबराए हुए हैं। आज हम आपको इस सिचुएशन ट्रायंगल की महाशक्ति के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर दोहरे मापदंड की। पहलगांव हमले के बाद देश में पाकिस्तान और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को लेकर आक्रोश है, लेकिन इन सब के बावजूद हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खेल नहीं रुकने चाहिए। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान एकदम क्लियर है। पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया, उसने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन हम हैं कि क्रिकेट के एशिया कप की टीम सेलेक्ट करने में बिजी है और पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए सामने आ खड़े हुए हैं। इसके बाद हम आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के द ग्रेट अमेरिकन नोबल हंट की। डोनाल्ड ट्रंप का फंडा एकदम क्लियर है। वो अपने दूसरे कार्यकाल में बाय हुक और बाय क्रुक, जो अंग्रेजी में कहते हैं, यानी साम दाम दंड भेद, नोबेल पुरस्कार हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वो दुनिया में हो रहे हर सैन्य संघर्ष को रुकवाने का दावा करते हैं। फिलहाल वो रशिया और यूक्रेन के बीच पीछे पड़े हुए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर आमतौर पर काफी सख्त रहते हैं। वो अपना काम करवाने के लिए धमकी देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन नोबेल की चाहत ने उन्हें सॉफ्ट बना दिया है। आज हम द ग्रेट अमेरिकन नोबेल हंट पर निकले डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए सुर और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की उनकी आदत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इस मौके पर आज मैं इंसान की उस दिलचस्प खोज के बारे में बताऊंगी जो समय को तो नहीं रोक पाई, लेकिन समय को तस्वीरों में कैद जरूर कर लिया। आज वो दौर है जब लोग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों के जरिए संवाद करते हैं। तो आज हम सबसे पहले रशिया, भारत और चीन की त्रिकोणीय साझेदारी का विश्लेषण करेंगे, जिनके बीच वैश्विक राजनीति का सिचुएशन ट्रायंगल बन रहा है। ये सिचुएशन ट्रायंगल है क्या? ये एक सिचुएशन ट्रायंगल है जिसमें तीनों देश परिस्थितियों के कारण दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक त्रिकोण खींच रहे हैं और ये त्रिकोण कुछ ऐसा दिखता है। इसमें भारत और रूस एक ही रेखा पर मौजूद है और रूस हमारा, अगर आप देखिए तो पुराना सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है, जिसे आप भारत का नेचुरल अलाय भी कह सकते हैं। लेकिन चीन के साथ इन दोनों देशों के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों के कारण बने हैं। चीन ना तो रूस का पक्का दोस्त है और ना ही भारत का पक्का दोस्त। हकीकत तो यह है कि भारत और रूस दोनों के साथ ही चीन का युद्ध हो चुका है और दोनों के साथ चीन का सीमा विवाद भी है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में चीन इस वक्त भारत और रूस के साथ एक सिचुएशन ट्रायंगल बना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि आज भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। और इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वांग यी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से एससीओ समिट को लेकर बात की और अब बताया जा रहा है कि एससीओ समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ सकते हैं और वहां प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की भी मुलाकात हुई है और इस बैठक में वांग यी ने यह कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्तों में ऐसी चुनौतियां आई जो दोनों देशों के हित में नहीं थी, जबकि अजीत डोभाल ने यह कहा कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। याद रखिए, ये गलवान के 2020 वर्ष था, जिसके बाद से लगातार भारत और चीन के संबंधों में चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आई, जिसकी चर्चा वांग यी कर रहे थे। लेकिन अब शांति की स्थिति पर भी बात हुई है। देखिए, कहते हैं कि अगर किसी देश की डिप्लोमेसी को
समझना हो तो उसके लिए डायलॉग को समझिए। डायलॉग का मतलब यह है कि वो देश आपके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चीन अब तक भारत को लेकर हर मुद्दे पर असहमति जताता था, लेकिन अब उसने भारत के लिए अपनी डिप्लोमेसी की डिक्शनरी को ही बदल दिया है और वो भारत के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि साझेदार है। अब देखिए, अभी तक की जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग होती थी। अब वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ डेंजर फॉर ईच अदर, वी आर को पार्टिसिपेंट्स। वो कह रहे हैं कि खतरा नहीं, हम साझेदार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहा है। भारत और चीन दोनों को अपनी असली संसाधन विकास और प्रगति पर लगाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन हमारे देश के साथ ईमानदारी और बराबरी के सिद्धांत के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में चीन भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पर पूरी ताकत लगा रहा है। और सीधा सा कारण यह है कि वो भारत को अपने पक्ष में करके पश्चिमी देशों पर दबाव को कम करना चाहता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे समझाने की कोशिश करती हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ये अगर भारत चीन की ये रिश्ते में मजबूती आ रही है, हालांकि भारत को ये कभी नहीं भूलना होगा कि चीन क्या कर चुका है और क्या कर सकता है। लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश की आप पहले मौजूदगी देख लीजिए। भारत, चीन, फिलीपींस, जापान प्रशांत महासागर में, इधर देखिए, और फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया और इधर का हिंद महासागर। अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा टकराव इस क्षेत्र को लेकर है, जिसे कहते हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्षेत्र इंडिया ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को जोड़कर बनता है और अभी अमेरिका और पश्चिमी देश इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को चीन से एक बड़ा खतरा बताते हैं। और आज भी अमेरिका और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो यही वो इंडो पैसिफिक रीजन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें चीन, भारत, ये फिलीपींस, जापान, ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया, ये प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र आता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस मुद्दे पर ज्यादा देशों का समर्थन नहीं मिलता था और इसका कारण यह था कि उस वक्त इस पूरे इलाके को एशिया पैसिफिक कहते थे। और तब देखिए इसमें कौन कौन से देश आते थे। रूस का एक हिस्सा, चीन, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इधर कनाडा, अमेरिका, ये सब। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें ये हिस्सा नहीं आता था जिसे हम कहते हैं भारत देश हमारा, और इसीलिए तब ये एशिया पैसिफिक कहते थे। इसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश आते थे, भारत बाहर था। लेकिन फिर पिछले 20 सालों में चीन बहुत ताकतवर हो गया। उसने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक दावे किए, उसके बाद नौसैनिक ठिकाने बनाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका, जो कि अभी भी एक चुनौती है, उससे हिंद महासागर तक घुसपैठ शुरू कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर था कि अगर इस मुद्दे पर भारत को बाहर रखा गया तो चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से अमेरिका ने एक नया शब्द गढ़ दिया जो कि अब इंडो एशिया पैसिफिक रीजन है। तो यहीं से अमेरिका ने यह नया शब्द गढ़ा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यह शब्द अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर दिया था, जिससे एशिया पैसिफिक के मुद्दे पर भारत को भी साथ लाया जाए और भारत के जरिए चीन पर और दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत का चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है और हमने हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है। इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक रीजन के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की और इससे वाकई में चीन पर दबाव बढ़ा। क्वाड के समिट में भारत की भूमिका से चीन बहुत परेशान हुआ और इसीलिए ये अगर आप इसको देखिए तो भारत की यहां पर एंट्री एक तरह से पूरा बैलेंसिंग, पूरा इस संतुलन जिसे कहते हैं ताकत का, वो इसकी वजह से बना। लेकिन अब इस नए सिचुएशन ट्रायंगल पर आइए। सिचुएशनशिप ये एक शब्द है जो आजकल की टर्मिनोलॉजी में यूज होती है, स्थिति के मुताबिक एक रिश्ता रखना और फिर जब उसकी जरूरत नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ट्रायंगल जो तीनों देशों के बीच में बन रहा है, भारत और रूस का, तो आप समझ लीजिए कि रशिया और भारत एक ही लाइन पर है, हमेशा से रिश्ता रहा है, हमारा अच्छा भरोसेमंद फ्रेंड रहा है। चीन भारत को अपने साथ लाकर पश्चिमी देशों के दबाव को कम करना चाहता है और वो रशिया से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। हालांकि यहां आपके मन में ये सवाल भी होगा कि जब चीन हमारा दुश्मन रहा है तो उसके साथ रिश्तों को सुधारना कितना सही होगा।
तो यहां हमें चाणक्य नीति समझनी होगी, जो ये कहती है कि राजनीति में दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होते, बल्कि आपके हित स्थायी होते हैं। नेशन फर्स्ट, सबसे पहले भारत। और भारत की अगर इस वक्त स्थिति, अमेरिका ने टैरिफ 50% करके ऐसी लगाई है कि हमें इस स्थिति में अपनी ताकत दिखानी है, तो हमें दाएं बाएं देखना पड़ेगा और अपने आप को एक बड़ी ताकत, बड़ा गठजोड़ दिखाना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु मित्रता बढ़ाना चाहे और इस दौरान परिस्थितियां भी आपके हित में हो, तो उस मित्रता को स्वीकार करना चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि शत्रु से मित्रता रखते वक्त उस पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि आखिरी वाली लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाए। शत्रु पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करता है, अगर उसकी फितरत में ये बात शामिल हो। इसके लिए चाणक्य की नीति में यह लिखा है कि शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखें जितनी आग के पास जाते हुए करते हैं। ये फिर से सुनिए, शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखो जितनी आग के पास जाते हुए रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस शत्रु से मित्रता करना आग के साथ रहने के बराबर है, लेकिन मित्रता करते हुए भी सावधानी उतनी ही रखिए। परिस्थितियां हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कहती हैं, लेकिन इतिहास हमें इन रिश्तों में सावधानी बरतने के लिए कहता है। और इसीलिए आज जो बड़ी बात है वही हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जब हम ये रिश्ता चीन के साथ करते हैं तो हमें कैसे इस ट्रायंगल की ताकत को समझना होगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1998 में रशिया ने RIC बनाने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना था। उस वक्त इन तीनों बड़े गैर पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा मंच माना गया था। साल 2002 में पहली बार RIC के विदेश मंत्रियों की बैठकें शुरू हुई। पश्चिमी देशों ने इस मंच को एक चुनौती के रूप में देखा कि ये ना तो इसमें यूरोप के तमाम ताकतवर मुल्क थे, ना इसमें अमेरिका के ताकतवर मुल्क थे, और ऐसे में उनको लगा कि ये RIC किस दिशा में जा रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में खतरा होगा हमारे लिए। लेकिन इसके बाद 2017 के डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान हिंसा के बाद भारत ने इस मंच से खुद को अलग कर लिया और 2020 के बाद से अब तक ये मंच निष्क्रिय रहा, इनएक्टिव। और रशिया, भारत और चीन के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए। जब ये तीनों देश एक साथ थे तब इन्हें ट्रॉयका कहते थे। रशिया में परंपरागत रूप से ट्रॉयका का मतलब होता है 3 घोड़ों की जोड़ी, और ये रशिया की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है, जिसने उसने भारत और चीन को साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर से ये ट्रॉयका साथ आते दिख रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि भारत, रूस और चीन का जो ये रिश्ता हम ट्रॉयका जिसे कह रहे हैं, वह एक वक्त पर रशिया ने ये नाम दिया था। ये साथ आना क्यों दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए। ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। तीनों देशों के पास 5089 परमाणु हथियार हैं, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4309 और उसके बाद चाइना के पास 600 और फिर भारत के पास 180। अब ये देखिए, ये जो परमाणु संपन्न इन 3 देशों के हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो 5089 हैं। ऐसे में इन तीनों देशों की ताकत कितनी बड़ी महाशक्ति बनती है एक साथ होकर। दूसरा, दुनिया की 38% आबादी, 38%, आप सोचिए, दुनिया की 38% आबादी रशिया, भारत और चीन में ही रहती है। इनमें भारत की आबादी 144 करोड़ है, चीन की 141 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़ 30 लाख है। ये आपके सामने तीनों आ गए। तो तीनों देशों की आबादी आपने देखी। अब आपको तीसरा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो दुनिया की कुल GDP, विकास, काम कहां हो रहा है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि दुनिया की कुल GDP में 33%, 38% पॉपुलेशन, 33% GDP, 38% पॉपुलेशन, आबादी और 33% GDP इन 3 देशों की है। 18.7 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है भारत का और 2.2 ट्रिलियन डॉलर है रशिया का। कुल 25.2 ट्रिलियन, 25.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है
तो इससे आप समझ गए कि इन तीनों देशों की जब आप जीडीपी को निकाल ले तो फिर कहां पर नई कहानी विकास की आगे बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया का 20% क्षेत्रफल भी इन्हीं तीनों देशों में है। 20% लैंड कॉम्पोजिशन जो है, क्षेत्रफल जो है, वो रशिया, भारत और चीन में है। और सेना के मामले में भी ये तीनों देश बहुत मजबूत हैं। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है, तो वहीं चीन के पास दुनिया की तीसरी मजबूत सेना और भारत के पास दुनिया की चौथी मजबूत सेना। यानी आर्मी के नजरिए से देखिए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पोजीशन पर रशिया, चीन और भारत आते हैं। यह बताता है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो कैसी महाशक्ति, यानी संक्षेप में कहें तो तीनों देशों के पास ऐसा सामर्थ्य है कि अगर ये साथ आ जाएं तो अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस वक्त परिस्थितियां रशिया, भारत और चीन को नजदीक ला रही हैं और इन तीनों देशों की तिकड़ी से इन्हें फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहां चुनौती यह है कि चीन के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और इसे आप दो और खबरों से समझ सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। पहली खबर जो है वो है, सूत्रों के हवाले से यह आई थी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भरोसा दिया कि चीन भारत को खाद, दुर्लभ खनिज और टनल बोरिंग मशीन्स की सप्लाई जारी रखेगा और इन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। जब यही सवाल चीन में विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर कोई जवाब नहीं दिया और यह कहा कि उन्हें इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, और इसीलिए जैसा हमने आपको पहले भी कहा था चाणक्य का उदाहरण देकर कि आग के पास रहना है तो सावधानी बहुत जरूरी है। दुर्लभ खनिजों को रेयर अर्थ मिनरल भी कहते हैं, जिनका इस्तेमाल टीवी, मॉनिटर, स्मार्टफोन, सेंसर स्पीकर, एमआरआई मशीन, लैंप, हथियार, मिसाइल, विमान बनाने के लिए भी होता है। दुनिया में दुर्लभ खनिजों के निर्यात में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले चीन की है और इसीलिए वो इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाता है। पिछले महीने चीन ने भारत को भी इसकी सप्लाई रोक दी थी। और दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान का। चीन जिस वक्त भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने की बात कर रहा है, तब पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां कम नहीं हुई हैं। भारत के दौरे के बाद चीन के ये विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और भारत को इस पर नजर रखनी होगी। वहां वो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मिलकर छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सह अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इशाक डार ने ही वांग यी को पाकिस्तान के दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये देखिए स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आए, आपसे अच्छे से मिले, आपको गले लगाए, आपके खूब अपनापन दिखाए, उसके बाद दुश्मन के घर जाए। और ऐसा अमेरिका भी करता रहा है और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि बात अगर आप देखें तो कूटनीति के नजरिए से कई बार आपको रिश्तों को समझना, टटोलना और थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से यही किया। जब जब वहां से राष्ट्रपति आते थे वो भारत और भारत के बाद चीन जाते थे। कूटनीतिक संबंधों में हमेशा इन तमाम देशों ने यह कोशिश की है कि भारत वो पहले जरूर आते हैं लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान को भी खुश रखने की कवायद में लगे रहते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है। जो चिट्ठी है मैं आपको दिखा रही हूं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें लिखा है कर्टन रेजर विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी टू पाकिस्तान फॉर 6 पाकिस्तान। ये जो डायलॉग में वो जा रहे हैं और इसमें ये जो पूरी चिट्ठी है इस्लामाबाद से यही कहा गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं। और यही ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे, उसमें ये बात लिखी गई है कि उनके इन्विटेशन पर वहां पर वांग यी इसके बाद जा रहे हैं। वांग यी भी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत पर सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं और भारत को युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, भारत खून और पानी एक साथ नहीं बहने देगा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता करना पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूल थी और उन्होंने बिना कैबिनेट की सहमति के 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू ने जो गलतियां की वो भारत आज तक सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के बाद यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता क्यों किया था।
यह बात पूरी तरह से सही है कि जब वर्ल्ड बैंक की पहल पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, तब पंडित नेहरू ने भारत की संसद को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने संसद को बिना बताए सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का बंटवारा कर दिया था और जब भारत की संसद में इस पर हंगामा हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि वो सरकार के हर फैसले के बारे में संसद को नहीं बता सकते। ये मेरे हाथ में है, क्योंकि जब आप देखेंगे इन डिबेट्स को, ये नवंबर 30, 1960 में लोकसभा डिबेट्स है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जूम इन वाले कैमरे से दिखाइए लोकसभा डेट्स, और इसमें तारीख ऊपर में लिखी हुई है जहां हमने सर्कल किया हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है ये 30 नवंबर 1960 का है। और इसी में हम आपको ये जो हमने पहला मार्कर लगाया हुआ है ये आपको दिखाते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो कहा है वो ये पूरा यहां से लेकर जो हिस्सा है ये उन्हीं का कोट है, जो जो उन्होंने कहा था ये सब डाला हुआ है। इसी में वो पहले हिस्से में कहते हैं अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट अबाउट कंसल्टिंग पार्लियामेंट एट एवरी स्टेप। ये जो आप बात उठा रहे हैं कि हर कदम पर मुझे संसद को बताना चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये हाउस इस बात को कंसिडर करे कि इसका अर्थ क्या है और इससे क्या हो जाएगा, व्हाट दिस विल लीड टू। I do not think it is possible for any kind of these complicated agreements. मैं नहीं मानता कि इस तरह के जो बहुत जटिल और जो कॉम्प्लिकेटेड समझौते हैं, डील्स हैं, उनके बारे में पार्लियामेंट में रेफर हो। ये देखिए जिस लाइन पर दो लाइनें हैं, इन दोनों पर अगर हम फोकस कर पाए, ये दो लाइनें जो यहां पर है, आर वी टू कम एट एवरी स्टेप एंड आस्क पार्लियामेंट, क्या हमें हर कदम पर पार्लियामेंट में आकर पूछना पड़ेगा, ये उनकी लाइन है। और फिर ये दूसरी लाइन जिसमें वो कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सीडिंगली नैरो माइंडेड अप्रोच, ये संकीर्ण मानसिकता का पहचान है कि आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमने आपको लोकसभा में उनका कोट पढ़ा दिया, दिखा दिया, जो उन्होंने खुद कहा था कि हर कदम पर संसद में ऐसे डील लेकर नहीं आगे जा सकते, जटिले होते हैं कुछ मामले। और इसी के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा, जो हमने आखिरी लाइन आपको दिखाई थी, कि ये अगर आप इस पर सवाल उठाते हैं, अगर ये पानी बंटवारे को लेकर जो पानी हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये संकीर्ण मानसिकता की पहचान है। बंटवारे के बाद मोहम्मद अली जिन्ना तो भारत से इस कदर नफरत करते थे कि उन्होंने भारत का पानी लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन देखिए उन्होंने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में खेत नहीं बल्कि रेगिस्तान देखकर अच्छा लगेगा और उन्हें भारत से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहर का, टॉक्सिसिटी का लेवल देखिए। लेकिन हकीकत यह थी कि भारत के पानी के बिना पाकिस्तान में खेती मुमकिन नहीं थी। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उस वक्त भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी रोक दिया था। लेकिन बाद में पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी संधि हुई और उसे इन नदियों का पानी मिलने लगा। इस समझौते का सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने भी किया था। इन कांग्रेस सांसदों ने पंडित नेहरू से पूछा कि उन्होंने भारत के किसानों के हक का पानी पाकिस्तान को कैसे दे दिया, जिस पर पंडित नेहरू ने यह कहा कि उन्होंने ये पानी देकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए शांति खरीदी है। जिस वक्त ये समझौता हुआ उस वक्त भारत के सिंचाई और ऊर्जा मंत्री थे ये साहब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, जिनके बारे में हम आपको इसी डिबेट में आगे दिखाना चाहते हैं कि आखिर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कहा। उन्होंने ये समझौता कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और ये जो हाईलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं ये दो हिस्से हैं उनकी बात की। सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने ही निभाई थी इस सिंधु जल संधि में और एक जमाने में आजादी से पहले वो जिन्नाह की मुस्लिम लीग के नेता रह चुके थे। लेकिन आजादी के बाद वो भारत में ही रुक गए, जिन्हें पहले राज्यसभा का सांसद बनाया गया और फिर सिंधु जल समझौते से 2 साल पहले 1958 में यह पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री बन गए। इसके अलावा जब भारत की संसद में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम से सिंधु जल समझौते को लेकर मुश्किल सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी यह कह दिया कि झेलम और सिंधु नदियां ऐसे पहाड़ी और दुर्गम इलाके से बहती हैं जहां बड़े बांध या नहरें बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
और इसीलिए नदियों का पानी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये भी हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, नो वाटर कुड बी टैप्ड फ्रॉम दैट एरिया फॉर इरिगेशन पर्पसेस ऑन लार्ज स्केल। वो कह रहे हैं कि इस पानी का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था, इसलिए हमने दे दिया। और इरिगेशन में भी कह रहे हैं कि माई पॉइंट इज ओनली दिस दैट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वर्क्स वेयर फॉर पर्पसेस ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन, जब हम वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते लार्ज स्केल इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तो ये पानी क्यों ना उनको दे दी जाए। इतना सरल बना दिया इन्होंने हिंदुस्तान का 80% हमारे मुख्य नदियों का जो इस क्षेत्र में बहते थे उसका पानी पाकिस्तान को दे देना। कि हर कदम पर पार्लियामेंट को नहीं बता सकते, जटिल बातें हैं, हमने शांति खरीदी है इसके जरिए, हाँ वहां पर सिंचाई के लिए कुछ नहीं बन सकता, वो पानी वैसे भी बर्बाद होगा। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में जो बांध और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ उसके लिए उसे वर्ल्ड बैंक से तो पैसा मिला ही, बल्कि भारत ने भी पाकिस्तान को उस समय 83 करोड़ रुपए दिए थे। उस समय 83 करोड़। और ये सब भी तब हुआ था जब कांग्रेस के ही नेता इसके खिलाफ थे। जी हां, कांग्रेस पार्टी के कई नेता, इसके अलावा पंडित नेहरू ने कहा था कि समझौते से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के लिए शांति खरीदी, लेकिन सच्चाई ये थी कि समझौते के 5 साल बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद भी 1967 में जब इंदिरा गांधी मॉस्को जा रही थी और उन्होंने अपने विमान से सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में बांध बनते हुए देखा, तो उन्होंने जनरल अयूब खान को एक चिट्ठी लिखी थी और इसमें बांध के लिए शुभकामनाएं दी थी। हालांकि आज भारत यह तय कर चुका है कि हम सिंधु जल समझौते को स्थगित करेंगे और अब भारत का पानी भारत के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यह है वो स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी इन द लोकसभा कंग्रेचुलेटिंग पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान, जब वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को ये कर रही थी। ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस 1947 टू 2007 डॉक्यूमेंट्री स्टडी है अवतार सिंह भसिन का, जिसमें आप ये देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंगला डैम, आई हैव ऑल्सो कन्वेड माई कंग्रेचुलेशंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ मंगला डैम, यानी मंगला डैम बन रहा है पाकिस्तान में, फायदा उनके लोगों को हो रहा है और उस पर बधाई संदेश भी दिया गया था। खैर, हमने ये तो तय कर लिया कि भारत खून और पानी एक साथ नहीं बहने देगा। अब भारत ने अडिग फैसला इस पर ले लिया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज इतिहास के कुछ पन्ने पलटे। यहाँ सवाल यह है कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकते हैं। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ और यह ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ है जब बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत इस बार एशिया कप खेलने से इनकार कर देगा। इसकी वजह यह थी कि भारत को एशिया कप के ग्रुप में पाकिस्तान के साथ रखा गया है और दोनों देशों के बीच 14 सितंबर को मैच होना है। बड़ी बात यह है कि इस बार के एशिया कप की मेजबानी भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई खुद कर रहा है, जिसका काफी विरोध भी हुआ और यह भी कहा गया कि उसे पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कराया, जिसे हमले में 25 हिंदू महिलाओं के पतियों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से उनकी नजरों के सामने दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां माथे में दाग दी गई, उस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की जरूरत दिख रही है। क्या पैसा इतना जरूरी है कि इस मैच को खेलने से हम इनकार नहीं कर सकते? अब पाकिस्तान को देखिए, 29 अगस्त से भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने कहा था कि वो इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए तैयार है और वो पाकिस्तान की टीम को भारत आने से नहीं रोकेगी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों से, सोचिए, भारत में सुरक्षा कारण बता रहे हैं, सुरक्षा कारणों से भारत में आने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान ने यह फैसला भी तब लिया जब भारत नहीं आने से 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान की टीम बाहर हो सकती है। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को देखिए, आज एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर बीसीसीआई मैच खेलने से इनकार करता है तो इससे पाकिस्तान की टीम को वॉकओवर मिल जाता है, जबकि यह भी सच नहीं है। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं और बार बार बता रहे हैं, एशिया कप कोई आईसीसी इवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर इसमें भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करता है तो इसमें वॉकओवर का कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कही गई और अब तो मैच खेलने के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है, तो समझिए कि अब तो मैच होगा ही होगा।
हालांकि आज इस मैच पर भारत के लोगों की राय जाननी जरूरी है, जो हम आपको नंबर्स के जरिए बताना चाहते हैं कि आखिर जब भारत में एक सर्वे किया गया, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के सर्वे में हम आपको बता रहे हैं, इसका सी वोटर सर्वे है, सोर्स है, जो सोर्स है वो सी वोटर है, और इसमें भारत पाक एशिया कप मैच क्या होना चाहिए, जब ये सवाल पूछा गया तो होना चाहिए कहने वाले 31% थे, नहीं कह सकते वाले भी थे 4.5%। सवाल क्या था? भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच क्या है लोगों की राय, क्या ये मैच होना चाहिए, हाँ शायद होना चाहिए, लगभग 14%, 13.5%। बिल्कुल नहीं वाले 51% थे। तो अगर आप होना चाहिए वालों को हाँ शायद से जोड़ ले तो इनका पलड़ा काफी ऊपर चला जाता है, और आप देख रहे हैं कि लगभग 14% उसमें ऐड कर लीजिए तो 45%, 45% कह रहे हैं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं वाले 51% हैं, कह नहीं सकते वाले 4.3% हैं। तो इससे आप समझ रहे हैं कि जब एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच खेलने का ये सवाल पूछा जा रहा है तो 51% ही इनकार कर रहे हैं, बाकी लोग मतलब या तो कहते हैं कि हाँ होना चाहिए, या फिर लगभग 45% कह रहे हैं कि मैच में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान है। इस पर तो बाजी पलटी, 62.1% लोगों ने कहा कि हमारे सैनिकों का अपमान है, 12.9% लोगों ने शायद ये अपमान हो सकता है। तो अगर ये अपमान हो सकता है वालों को जोड़ ले तो ये लगभग 75% हो जाता है, 75% कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान होगा। 18.2% लोगों ने कहा कि अपमान नहीं है, 6.8% लोगों ने कहा कि इस पर उनकी कोई राय नहीं है। अब हम अगली खबर का रुख करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द ग्रेट अमेरिकन नोबल हंट की बात करेंगे, नोबेल हंट। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है, उनकी विश लिस्ट में नोबेल शांति पुरस्कार टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया है जो उनकी विश लिस्ट में था। वो बड़े बिजनेसमैन हैं, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और अब वो अपनी विश लिस्ट की एक और चाहत पूरी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं नोबेल पुरस्कार। बस यहां पर टिक मार्क लगना बाकी है। पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में हो रहे सैन्य संघर्षों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं, और हर बार खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात करते हैं, और इस बार वो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में जुट गए हैं। हालांकि इस युद्ध को रुकवाना अभी तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हुआ है, लेकिन द ग्रेट अमेरिकन नोबेल हंट पर निकले डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। कल व्हाइट हाउस में इस युद्ध का समाधान निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को बुलाया था। इससे पहले उनके अलास्का में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति से बात हुई थी, और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को उन्होंने बुलाया था। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पहुंचे अमेरिका, लेकिन ज़ेलेंस्की अकेले नहीं बल्कि वो अपने 7 यूरोपीय साथियों की पूरी टीम लेकर पहुंचे थे इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट, और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी उनके साथ थे। कई लोग मान रहे हैं कि पिछली बार व्हाइट हाउस में बिठाकर इतनी बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस बार पूरा ताकत यूरोप की उनके साथ आई थी ताकि वो ऐसा ना कर पाए। ये सभी लोग इसीलिए आए थे ताकि यूक्रेन रशिया के बीच शांतिपूर्ण समाधान निकल सके, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को सफल बताया। उनका कहना है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश शांति चाहते हैं, और अब उनकी पहल पर दोनों देश युद्ध रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है। लेकिन यह बातचीत कब होगी, कहां होगी, इसको लेकर अभी कोई दावा नहीं। आपको याद होगा कि इसी साल 28 फरवरी को इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। पूरी दुनिया ने तब देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की के पहनावे पर भी सवाल उठे थे। ज़ेलेंस्की के लड़ाकू तेवर देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी काफी नाराज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका युद्ध में अब यूक्रेन की मदद नहीं करेगा, लेकिन यूरोपीय देशों के दबाव में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद जारी रखी। लेकिन उस दिन की मुलाकात और कल हुई मुलाकात में जमीन आसमान का अंतर दिखा। ज़ेलेंस्की के पहनावे और उनके तेवरों में भी
बड़ा अंतर दिखाई दिया। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को डरा धमकाकर युद्ध रुकवाने पर अड़े हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बदले बदले से हैं हुजूर अंदाज आपके। नोबेल पुरस्कार की चाहत ने डोनाल्ड ट्रंप के तेवर शांत कर दिए हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि मामला धमकाने और डराने से नहीं बदलने वाला है। दोनों अड़े हुए हैं, वापस देश जाएंगे फिर वही करेंगे। इसलिए मिठास घोलो, मिठास के साथ बात करो। और इस नोबेल की चाहत ने डोनाल्ड ट्रंप के तेवर शांत कर दिए। पिछली बार की तरह इस बार उन्होंने जेलेंस्की को धमकाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ट्रंप ने शांत तरीके से जेलेंस्की को कई तरह के आश्वासन देकर युद्ध रोकने के लिए कहा है, जिसे कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। तो इस बार कैरेट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी हिंदी में अगर इसका रूपांतर कीजिए तो किसी को अच्छी बात कहना और किसी को डांट फटकार के वही काम कराना। इस बार ट्रंप को लग रहा है कि शायद पुचकार कर ही बात बन जाए। ट्रंप ने यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा देने का वादा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की युद्ध विराम करते हैं तो उन्हें अमेरिका का समर्थन मिलता रहेगा। नेटो सदस्य नहीं होने के बावजूद यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि युद्ध विराम के लिए रूस, यूक्रेन, अमेरिका की एक त्रिपक्षीय बातचीत होगी, ट्राइलैटरल। डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा मिलने के बाद जेलेंस्की ने भी अमेरिकी हथियारों और हवाई सुरक्षा की मांग कर दी है, लेकिन वो इस बात पर तैयार नहीं है कि यूक्रेन की जमीन रशिया को दी जाए। यहीं पर फंसता है पूरा मामला, यहीं पर फंस जाता है पेच। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि रशिया जमीन के कुछ टुकड़े लिए बिना तो युद्ध रोकेगा नहीं, और उन्हें इस बात का भी एहसास है कि जेलेंस्की अपनी जमीन का कोई टुकड़ा देंगे नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा एक बार कर देते हैं, पूरा यूरोप मानता है कि उनके बाद बार बार फिर उन पर दबाव बनेगा। हालांकि वो युद्ध रोकने के लिए त्रिपक्षीय बातचीत के लिए जरूर जेलेंस्की तैयार है। अलास्का में पुतिन के साथ हुई इस मीटिंग का असर कल व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर भी दिखा। तो आइए अब वो आपको हिस्सा दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। रशिया के राष्ट्रपति के जो दफ्तर है क्रेमलिन, उसका दावा है कि मीटिंग को बीच में ही रोककर डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 40 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन से बात की, और इस दौरान युद्ध रोकने के मुद्दे पर यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय बातचीत करने पर सहमति बन गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रयासों की वजह से ही जेलेंस्की और पुतिन बातचीत की टेबल पर आने के लिए तो तैयार हो गए हैं। हालांकि कल जो मीटिंग हुई उसमें कुछ वर्ल्ड लीडर्स को ट्रंप के दावे पर शक था। इसमें से एक थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। विदेशी मीडिया इसे हॉट माइक मोमेंट कह रहा है। ये तब हुआ जब ये मीटिंग बस शुरू होने वाली थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रों को भरोसा दिला रहे थे कि अब की बार सच में पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि यहां भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ करने से बाज नहीं आए। ये जो हॉट माइक मोमेंट है, ये उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए पाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों से कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन इस बार उनकी खातिर समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। ये सोचने वाली बात है कि अभी तक युद्ध विराम को लेकर पुतिन और जेलेंस्की की ओर से कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। बावजूद इसके मिस्टर नोबेल हंटर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में युद्ध विराम करने वाले के तौर पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये खबर बड़ी दिलचस्प है। अब अपने विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं, और ये विश्लेषण वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में है। जी हाँ, आजकल सेल्फी के जमाने में फोटोग्राफी शब्द का मतलब काफी धुंधला हो गया है, लेकिन एक दौर था जब इसी दिन 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने पूरी दुनिया का परिचय फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी से कराया था। तब इसका नाम होता था डैग्युराटाइप, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये शब्द हुई डैग्युरे, लुई डैग्युरे के नाम पर था, क्योंकि ये शब्द लुई डैग्युरे के नाम से लिया गया था, जिन्होंने साल 1837 में पहली बार फोटोग्राफी की प्रक्रिया को दुनिया के लिए तोहफा बताया था। और वो बिल्कुल सही थे। फोटोग्राफी यानी तस्वीरों को कैद करने की इस तकनीक ने लोगों के लिए दुनिया को देखने का एक नजरिया ही बदल दिया। इंसानों को ये समझ में आया कि हम समय को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस समय को तस्वीरों में कैद जरूर कर सकते हैं। वक्त के साथ इन्हीं तस्वीरों में हमने अपने रिश्तों को, अपने समाज को, अपने देश को, इतिहास को दर्ज होते हुए देखा, और ये तस्वीरें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि शब्दों की सीमा होती है, लेकिन तस्वीरों की कोई सीमा नहीं होती। ये तस्वीरें अपनी खामोशी में भी वो सब कहती हैं जिसके लिए शब्द ढूंढना
मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब लोग दुनिया की चमक दमक में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि असली खुशी तो किसी अलमारी या संदूक में रखी उस फोटो एल्बम में है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरों ने यादों को समेट कर रखा है। ये बात सही है कि जब मोबाइल फोन में कैमरा नहीं आया था, तब लोगों में खुद को तस्वीरों में कैद करने का जुनून बहुत ज्यादा था, लेकिन अब तकनीक ने सब कुछ आसान कर दिया है। हाथ में मोबाइल, फोटो खींचे आज पूरी दुनिया में हर दिन 575 करोड़, हर घंटे 24 करोड़, हर मिनट 40 लाख, हर सेकंड 66,000 तस्वीरें खींची जाती हैं, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। और अब भी जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, तब लाखों तस्वीरें खींची जा रही हैं। तस्वीरों को लेकर लोगों का जुनून हर दौर में बदला है। आज भी फोटो एल्बम की जगह फोटो गैलरी ले ली है, लेकिन फिर भी तस्वीरों की ताकत कम नहीं होती। अब उस सवाल की बात करते हैं जिस पर हमारे देश में काफी बहस होती है। सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं, क्या तब संघ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए? यह सवाल दिल्ली में हुए एक बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने भी उठाया, जिस पर मोहन भागवत ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया दी, जिससे देश भर में चर्चा का दौर शुरू हो गया और यहां मुद्दा सुर्खियों में आ गया। मौका था आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत के लिए आयोजित एक औपचारिक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का, लेकिन जल्द ही ये एक राष्ट्रीय महत्व की घटना बन गया। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में एक सामान्य से लगने वाले कार्यक्रम ने तब नया मोड़ ले लिया जब इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने 2 सुझाव रखे, जिसका संघ प्रमुख ने तुरंत जवाब दिया। एक दुर्लभ और विचार उत्तेजक संवाद। कलीपुरी ने संघ के शताब्दी रोड मैप की तारीफ की, जो 5 मूल स्तंभों पर आधारित है: सामाजिक समरसता, पारिवारिक जागरूकता, पर्यावरणीय चेतना, आत्मबोध और नागरिक जिम्मेदारी। फिर उन्होंने बातचीत को एक नए और साहसिक विचार की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रगति को मापने के लिए एक नया पैमाना सुझाया, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर, यानी सामूहिक घरेलू व्यवहार। उनका तर्क था कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि नैतिक विकास भी जरूरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश के सामाजिक ढांचे की स्थिति चिंताजनक है। Since I have been given free rein, which I greatly appreciate and value, I would like to end with 2 suggestions for the RSS as they draw up their blueprint for the next 100 years. Firstly, in our first gross domestic behavior study, Indians' attitude to accepting corruption of a way of life is very disheartening. In one state, corruption is accepted as a necessity by 94% respondents. We must not allow this collective surrender to corruption, and we must work hard together to root it out. फिर वो पल जिसने वैचारिक धार को समावेशिता की ओर बढ़ा दिया। कलीपुरी ने एक महत्वपूर्ण और भविष्य की सोच से जुड़ा सवाल पूछा, क्या अगले 100 वर्षों के लिए आरएसएस के दृष्टिकोण में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाएगा? If women could be included more in the leadership council of the main RSS organization. But I believe some representation is necessary in the core council if we want to bring about societal change. And they should be included not just because of their gender, but because of merit. And because women are the tent pole, the change agent of every family and society. उनका संदेश साफ था, विकास का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि भागीदारी भी जरूरी है। मोहन भागवत जवाब देने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे दिए गए सुझाव को स्वीकार किया और राष्ट्र सेविका समिति की भूमिका की ओर संकेत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाएं पहले से ही महत्वपूर्ण चर्चाओं में योगदान दे रही हैं और उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे। जो कोर बॉडी रहती है निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है। वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनका भी सहभाग होता है, निर्णय हमारा सबका मिलकर होता है। और हम इसकी विशेष चिंता करते हैं
कि महिलाओं के संबंधित कोई मैटर हो, जैसे वृंदावन की हमारी प्रतिनिधि सभा में हमने महिलाओं के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया, तो प्रस्ताव हमने तैयार किया, हम लोग पहले आए, प्रस्ताव समिति वगैरह वगैरह। बाद में हमारी माता भगिनी आ गई विभिन्न संगठनों से, फिर वो तैयार प्रस्ताव हमने उनके हाथ में दिया। उन्होंने जो किया हुआ था उसमें हमने आगे सुधार नहीं किया, वैसा का वैसा हमने उसको पारित किया। बाकी सब काम समाज के हित के, संघ के बाहर जो हम करते हैं उसमें महिला पुरुष मिलकर ही काम करते हैं, और कोर ग्रुप में पदाधिकारी भी रहते हैं। सेवा भारती की अध्यक्षा दिल्ली के ये अखिल भारतीय, वो एक महिला है। ऐसे और भी संगठन है, मैं एक उदाहरण के लिए नाम दिया। मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये सारा होता है, लेकिन ये नेचुरली इवॉल्व होता है, और ये ऐसा इवॉल्व हो सकता है, इसका कारण है हमारे कार्यकर्ताओं का जीवन व्यवहार। एक साहसिक अपील और उसके जवाब में मिला एक उम्मीद भरा वादा। जैसे जैसे संघ अपने नए अध्याय में कदम बढ़ा रहा है, ध्यान केवल योजना पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर भी है। सिर्फ योजना नहीं, साझेदारी, सिर्फ सपना नहीं, साथ चलने का मौका भी। संघ के शताब्दी वर्ष में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 26 अगस्त से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। नमस्कार।